राम राम भाई सारे भैया ने। मैं मंजीत अलावत और मैं सोनीपत में रहता हूँ और नोएडा आईटी में जॉब करता हूँ। तो अभी के लिए इतना इंट्रोडक्शन बहुत है। मैं जो अभी जिस टॉपिक पे बात करने के लिए जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ अपने सोनीपत के विकास के मद्देनज़र। जो अपने काम चल रहे हैं, जो डिले हो रहे हैं, जो सरकार का रवैया है उसके उसके मद्देनजर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि भाई हमारी जनता क्या चाह रही है, क्या सरकार वैसा काम कर रही है। जो सपने दिखाए जा रहे हैं क्या वो सपने साकार होने की तरफ हैं या सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, या सपने दिखाए जा रहे हैं लेकिन एक उस स्पीड से नहीं हो रहा। तो इन्हीं बातों पे आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो भाई मेरा जो मेन हॉट टॉपिक रहता है, पिछले मैं जॉब में ठीक ठाक से पहले मुंबई था, फिर यहाँ नोएडा आया। मैंने 2010 में बीटेक करी थी। तो उसके बाद से मैं जब 2012 में आया तो उसी टाइम 2013 में आया था, उसी टाइम नोएडा के आसपास मेट्रो का काम शुरू हुआ था। नोएडा सिटी सेंटर तक थी वहाँ मेट्रो उस टाइम तक, और सोनीपत तक मेट्रो उस टाइम पे कोई जिक्र नहीं था। लेकिन जो रैपिड मेट्रो थी वो कॉमनवेल्थ के टाइम से प्रपोज थी। उस टाइम पे भी हम सुनते थे दिल्ली पानीपत रैपिड मेट्रो जो अपना था। तो तब से हमें ये था कि भाई बहुत जल्द सोनीपत में भी मेट्रो आ जाएगी, तो हमें नोएडा या गुड़गांव रहने की जरूरत नहीं है। कि हजारों लाखों लोग होंगे जो रोज दिल्ली जाते हैं, नोएडा जाते हैं, गुड़गांव जाते हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि पहले तो बहुत सारे लोगों ने इसी उम्मीद में कि भाई बहुत जल्द जो है कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा मेट्रो का या किसी और चीज का, रैपिड मेट्रो का। कुछ साल तक हम काम चला लेते हैं, उसके बाद आ ही जाएगी। तो उसके बाद क्या है, देखो 2014 से ही हरियाणा में और सेंटर में तो बीजेपी सरकार है और दिल्ली में केजरीवाल की सरकार आ गई थी। अब ये देखो कि अब 2014 से लेके जो रैपिड मेट्रो है, मैं स्पेशली उसी के बारे में अभी फिलहाल अगर बात करूं तो वो रैपिड मेट्रो 2014 से लेके डीपीआर अप्रूव होने में हरियाणा से ही वो 2020 में अप्रूव हुई। 2020 में जाके अप्रूव हुई हरियाणा वाली दिल्ली पानीपत रैपिड मेट्रो। दिल्ली पानीपत और दिल्ली अलवर दोनों ही थी, लेकिन मैं स्पेशली इसी कर रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ सोनीपत के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। तो अब 6 साल तो इनको हरियाणा में ही अप्रूव करने में लग गए। उसके बाद चलो 2020 में भी के एंड में इन्होंने किया था। उसके बाद ये हो रहा था कि चलो अब तो अप्रूव हो गई, अब तो फटाफट काम शुरू होगा, उम्मीद जगी थी लोगों को। लेकिन फिर इन्होंने, अब मैं किसी को भी ब्लेम नहीं करना चाहता, लेकिन अभी पिछले साल तक जब तक दिल्ली का इलेक्शन नहीं हुआ था ये बात थी कि भाई ये प्रोजेक्ट इसलिए रुक रहा है क्योंकि जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो फंड इसमें देना नहीं चाह रही। वो इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे रहे हैं लेकिन फंड नहीं देना चाह रही। फिर अच्छा, उन्होंने फिर इसका 4 साल तक तो वेट किया। अब 4 साल तक वेट किया और लेकिन कोई काम शुरू किया ही नहीं, मतलब कि बिल्कुल वो पूरा ही प्रोजेक्ट अटका दिया। अब अगर ऐसा था, पहली बात तो अगर दिल्ली पानीपत में दिल्ली सरकार फंड नहीं दे रही थी तो उन्होंने दिल्ली मेरठ के लिए भी नहीं दिया। अब इनका बहाना ये था कि भाई दिल्ली मेरठ में तो हमसे ये गलती होगी कि अब आगे हम बिना फंड अप्रूवल के हम इस काम को शुरू नहीं करेंगे। अब दिल्ली में काम नहीं शुरू करोगे। अब 5 साल 4 साल तो इन्होंने इसलिए निकाल दिए कि भाई दिल्ली सरकार जो है वो अप्रूव नहीं कर रही। दिल्ली सरकार अप्रूव नहीं, पहले तो मेरा ये मानना है कि मान लो 1% अगर दिल्ली सरकार उसको अप्रूव नहीं कर रही है तो कम से कम जो पोर्शन हरियाणा में पड़ता है कम से कम वो तो डेवलप होना चाहिए था, उस पर काम शुरू हो जाता। उसके बाद ऑटोमेटिकली एटलीस्ट दिल्ली सरकार पे और हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले से 2023 में ही बोल दिया था उनको, और उन्होंने फंड रिलीज भी कर दिया था। फंड रिलीज करने के बाद भी कोई काम चालू नहीं हुआ था। 2023 मेरे जहां तक ध्यान है कि 2023 के एंड में सुप्रीम कोर्ट में था और 2024
में उन्होंने फंड रिलीज कर दिया था, 1 साल फिर भी इलेक्शन आ गया, ये आ गया, वो आ गया, वो निकाल दिया। ठीक है, अब हालांकि 2025 में थे इलेक्शन तो, लेकिन 1 साल फिर भी निकाल दिया, तो फिर भी कुछ काम नहीं हुआ। अब 2024 में इन्होंने बोला कि खट्टर साहब ने कि भाई 1 महीने में, इनकी स्टेटमेंट आई थी कि 1 महीने में जो है सारी जो फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट हो जाएंगी और काम शुरू हो जाएगा इस पे। तो अब देखो कि 1 साल फिर से अगला नवंबर दिसंबर आ जाएगा। दिसंबर में स्टेटमेंट थी खट्टर साहब की, अगला नवंबर दिसंबर फिर से आने वाला है। मई तो आ ही चुका है, 6 महीने तो हो चुके हैं। अब 6 महीने बाद भी ये सिचुएशन है कि अभी हमें तो कोई ग्राउंड पे वर्क दिख नहीं रहा। ग्राउंड पे वर्क क्या दिख रहा है कि या तो उसको अप्रूवल ही नहीं है, अभी आया है सेंट्रल गवर्नमेंट से, अप्रूवल नहीं आया है तो टेंडर नहीं निकला है अभी तक, कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। एनसीईआरटी की आपकी साइट पे जाके चेक कर लो, या कोई और सोर्स से हमें अभी तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि भाई एनसीईआरटी या सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसकी सेंट्रल से और दिल्ली से, क्योंकि अब दोनों जगह तीनों जगह बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो ये तो अब फास्ट ट्रैक पे होना चाहिए था कि भाई विद इन आए हैं तो फटाफट इसको करो। इतना रोक रखा है तो क्या मान ले टाइम लेना था 1 महीना 2 महीना 6 महीना हो गया, 6 महीने तक ये अप्रूवल स्टेज में नहीं पहुंचे हैं। तो क्या अप्रूवल में भी इतनी फॉर्मेलिटीज है? क्या फॉर्मेलिटीज है भाई, इतनी क्या फॉर्मेलिटीज हैं कि इतना इन्होंने ये हर बार ये बोलते हैं कि ये प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स है, तो भाई इसको इतना कॉम्प्लेक्स बनाओगे क्या कि ये 20-25 साल में 30 साल में जाके पूरा होगा? मतलब ये बहाने बनाने की और जनता को बहकाने की इतनी या ये प्रॉपर्टी डीलरों के लिए ये हमेशा एक ट्रैप रखते हैं कि आएगी आएगी, बस लोगों को बहकाते रहो। मेरे जो जानकारी में है 2014 से बहका रहे हैं लोगों ने, उस टाइम पे यहाँ पे मेट्रो के चक्कर में फ्लैट लेके जीटी रोड के पास। तो ये इतना बेवकूफ बना रहे हैं कि अब अभी भी बेवकूफी बनाते रहेंगे? मतलब कितना और टाइम? अब ये देखो, कोई प्रोजेक्ट अगर 10 साल या अब 10 साल तो हो ही चुके हैं, अब कम से कम आप मान लो कि मैं मानूंगा, मैं तो उम्मीद है नहीं अभी तो, अभी आज के दिन क्या थी, 6 महीने भी मुझे उम्मीद नहीं है कि साल भर इस साल होगा कि नहीं होगा। अगर आज भी शुरू होता है तो भी 5 साल लगेंगे कम से कम। 5 साल लगे तो 1 साल जो एक प्रोजेक्ट जो है वो 15 से 18 साल डिले हो जाता है। तो क्या वो उस प्रोजेक्ट की सिग्निफिकेंस है? एक जनरेशन के लिए तो उसकी सिग्निफिकेंस खत्म होगी। एक जनरेशन को तो फर्क ही नहीं पड़ता कि वो आए या ना आए, क्योंकि उसको तो सेट होना है कहीं ना कहीं। वो डेली ट्रेवल अगर कर रहा है तो वो तो या तो मुसीबत ऐसे ही परेशान होकर निकाल देगा, या फिर भाई वो दिल्ली या नोएडा गुड़गांव शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि डेली ट्रेवल करने वाला नहीं कर पाएगा। कर रहा है तो देखो मतलब पूरा परेशान होकर कर रहा है। अब जितने भी ट्रेन में जाते हैं वो ट्रेन वाले भले ही मतलब अपने सस्ते के चक्कर में भाई हम तो ठीक है इतने में काम चल जाता है, लेकिन अगर आप गर्मी में उनसे पूछोगे कि आप जा सकते हो उसमें, उनका जितना बुरा हाल है, जितना पैसा कमा रहा है आज के टाइम पे आदमी, उसको सही सहूलियत अभी सुविधा पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जिस उम्मीद से सोनीपत में लोग आज थी, पूरे के पूरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के स्पेशली कह रहा हूं मैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो बिल्कुल फेल्योर है, टोटल फेल्योर है कि इतना डिले किया इन लोगों ने, इतना डिले किया है। उसमें फेल्योर में दिल्ली सरकार भी आ गई, केजरीवाल की भी आ गई, बीजेपी की भी आ गई, दोनों आई। कांग्रेस तो इस टेन्योर में थी नहीं, वो उससे पहले थी कांग्रेस, तो जो थी नहीं तो उसको हम ब्लेम कर नहीं सकते। अगर वो होती, मैं किसी भी पार्टी का फेवर नहीं कर रहा, ना किसी को ब्लेम कर रहा, लेकिन हमारे तो सोनीपत के तो 10 साल 15 साल वेस्ट हो गए। अब इतने साल वेस्ट होने के बाद भी मतलब स्पीडअप नहीं है काम। अब ये मेट्रो का हाल है सोनीपत का, तो अब ये देखो कि बस अड्डा जो है, दूसरा पॉइंट जो है बस अड्डा सोनीपत का बस अड्डा ये अभी तक बाहर नहीं निकला है। आप ये सोच के देखो कि राजीव जैन जो थे वो, उसके बाद जो है जब वो विधायक, राजीव जैन की वाइफ थी, सॉरी कविता जैन जो थी, वो कैबिनेट मंत्री थी उस टाइम पे, और उस टाइम पे वो मेरे ख्याल से 2014 से 19 के टेन्योर में थी। उस टाइम पे वो सेक्टर 7 की साइट जो थे वो फाइनल कर गए थे, इसके जो अपना बस पोर्ट बोल लो या उसका बार जो बस अड्डा बनना है सोनीपत का,
इंटीग्रेटेड मॉडल के तहत कि रैपिड मेट्रो का स्टेशन भी वहीं बनेगा, बस अड्डा भी बाहर वहीं जाएगा। तो उसके लिए उन्होंने वो जमीन फाइनल करी थी कि भी सेक्टर 7 में जाएगा। अब सेक्टर 7 की जमीन देखो, वो 2019 में प्रपोज की हुई थी, और अब 5 साल तो निकल ही गए। भाई कांग्रेस विधायक थे, उन्होंने काम करा नहीं करा, उठाया नहीं उठाया, क्या नहीं किया, वो तो उनकी अब कमी रहेगी। अब विधायक जो है, अब ये देखो, अभी जो निखिल मदान जी ने ये भाई उनको उठाया विधानसभा में, वो कह रहे हैं कि ये साइट पे तो बस अड्डा बन ही नहीं सकता, कि उसके लिए कम से कम 9 एकड़ चाहिए। ये तो 8 एकड़ है, और 8 और 9 के बीच में थी, 8.3 थी, 8.4 थी, ऐसा कुछ थी, और इनमें से भी 2 एकड़ जो ग्रीन बेल्ट है, तो ये यहाँ पे बस अड्डा बन ही नहीं सकता। तो यहाँ पे अगर बस अड्डा नहीं बन सकता था, तो उसके लिए क्या इतने साल वेट करेंगे? मतलब वो उस डिसीजन के लिए भी इतने साल लगाएंगे कि मतलब कि इनको ये नहीं पता कि इतने साल में तो इनको ये पता चला है कि यहाँ पे बस अड्डा नहीं बन सकता। तो अब सोच के देखो कि जब इनको ये नहीं पता था कि अभी बनाने के टाइम पे कितना टाइम लेंगे, कितना जो फोकस है वो सारा का सारा फोकस रहता है भाई इंडस्ट्रीज के लिए। आम आदमी की सहूलियत के लिए कोई फोकस नहीं है भाई। इंडस्ट्री ठीक है जो मिलेगी, लेकिन जो 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 करता है, जो करने जो जाएगा, उस बंदे को फैसिलिटीज तो फिर भी चाहिए। और यहाँ पे तो मतलब कि सेल्फ सफिशिएंट लोग इतने हैं कि अभी, क्योंकि जा तो रही हैं, गाड़ियों से जा रहे हैं, ट्रेन से तो बहुत मतलब एक क्लास जो हो जाती है। अब मैं नहीं कह रही वो गलत है, ठीक है, लेकिन भाई जो अच्छी फैसिलिटी चाहता है वो क्या चाहेगा? अब वो ट्रेन में तो जो आईटी में काम करेगा, वो उसको मान लो कि हफ्ते में 1 या 2 दिन जाना है, या कि 3 दिन जाना है। या जो दिल्ली गवर्नमेंट जॉब करते हैं, जो अच्छी पोजीशन पे हैं, अब वो ऐसे पसीना पसीना भीड़ में चिपक के ट्रेन में तो नहीं जाएंगे मेरे हिसाब से, और जाएंगे तो मजबूरी में जाएंगे, ठीक है। वो गलत भी नहीं है, ठीक है भाई, हर एक इनकम वाले स्लैब के लिए उस मतलब जो जितनी स्पेंड कर सकता है उस टाइप की उसको फैसिलिटी होनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि भाई सबके लिए होनी चाहिए। वो ट्रेन भी जो चल रही है उसको भी आज के टाइम पे एसी करने की जरूरत है। जो चल रहे हैं, जो गरीब आदमी है उसको भी रियायत दी जाए, वो भी अच्छी जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है वो यूज करे। तो इस बारे में सरकार मतलब इतना पीछे है। और अभी भी मतलब कि ये है कि भाई हम तो ये इंडस्ट्री, ये फैक्ट्रीज तो लगा रहे हैं, ये ठीक है, रोड जो है वो बना रहे हैं, और वो बना रहे हैं जो इंडस्ट्रीज के लिए यूज होना है। मतलब इंडस्ट्री जो सेंटर में है वो इंडस्ट्री है, और जो फिर उसके बाद जो सोचते हैं कि भाई जो बाकी की जो चीजें हैं वो जनता अपने आप ही मैनेज कर ले। भाई मैनेज अगर जनता ही मैनेज कर रही है तो फिर मतलब अपनी गाड़ियों में वो कह रहे हैं गाड़ियां खरीदो, इसका ये मतलब हुआ कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं दे रहे तो गाड़ियां खरीदो, पोल्यूशन बढ़ाओ। तो क्या सेंस समझते हैं आप? मैं तो बिल्कुल इसमें कोई सेंस नहीं समझता कि भाई आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने की बजाय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दे रहे एक तरीके से। इसका मतलब यही है, अगर आप 15 साल तक किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट को डिले करते हो तो, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि भाई जो करना है। क्योंकि अगर जो काम करना चाहिए, जब यूपी में दिल्ली मेरठ का कॉरिडोर है वो स्टार्ट हो गया, वो स्टार्ट क्या, वो तो कंप्लीट होने वाला है अभी 1-2 महीने में। आधा तो चालू हो चुका है, आधा के मेरे ख्याल से 60-70% चालू है, 30% बचा हुआ है, वो अभी 2-3 महीने में चालू हो जाएगा। तो जो सरकार करना चाहती है वो तो कर देती है। इससे ये तो बिल्कुल साफ पता चलता है कि जिस सरकार ने काम करना है या जिस मुख्यमंत्री या नेता ने काम करना है वो काम किया जा सकता है। मतलब मैं तो मानता हूं कि भाई अब ये हरियाणा का ये सिर्फ सोनीपत का ही बस अड्डा बाहर है, इसमें तो कोई डिपेंडेंसी नहीं है किसी पे। उस पे डिपेंडेंसी थी, उस पे उसका भी सॉल्यूशन निकल सकता था, और सॉल्यूशन निकालने में अगर आपको इतना टाइम लग रहा है तो भाई मैं इस हिसाब से तो ये है कि 15-20 साल तक भी कोई ढंग का काम नहीं होगा यहाँ पे पब्लिक के लिए। इंडस्ट्री के लिए तो हो सकता है, पब्लिक के लिए नहीं होगा। पब्लिक फैसिलिटीज जो है उनके लिए नहीं होगा। जितने भी नगर निगम का ऑफिस बनना हो, बस स्टैंड तो मतलब कि जो पिछड़े से पिछड़ा जिला है उसके भी बाहर निकल चुके हैं, सोनीपत के नहीं निकला है। तो सोनीपत क्या ये जानबूझ के पीछे रखना चाहते हैं क्या इसको? भाई क्यों इतना डिले? SMDA बना दिया है, मेट्रोपॉलिटन सिटी बना दिया है। मेट्रोपॉलिटन सिटी बना दिया
अभी पिछले मेरी जो जानकारी है अभी 1-2 महीने से ही उसे बन तो पहले चुका है, अब सारी चीजें उसको ट्रांसफर हो गई हैं। अभी हमें उसकी स्पीड नहीं पता है, हालांकि ये भी बहुत स्लो है। ये 2 साल पहले हो चुका है अनाउंस, मेट्रो डेवलपमेंट अथॉरिटी है बनेगी सोनीपत, और बन भी चुका है, लेकिन उसमें भी काम इतना स्लो है। मतलब कि भाई मेरी तो ये रिक्वेस्ट है कि सरकार को क्रिटिसाइज करो, उससे मत बचो। एक तो सब आज के टाइम पे एक तो ये हो गया कि भाई हमें फेवर में ही बोलना है, अगेंस्ट बोलना ही नहीं है सरकार के। और इलेक्शन तो ठीक है, जिस भी मुद्दे पे होते हैं, भाई जात पे हो या किसी पे भी, धर्म पे भी, जिस पे भी हो, एक बार इलेक्शन हो गया उसके बाद तो उसका खत्म हो जाना चाहिए मामला। अब इलेक्शन खत्म हो गया, अब तो कोई भी सरकार है उसको काम करना चाहिए। अब वो काम कर नहीं रहे, सिर्फ और सिर्फ पिछले मैं 10 साल से देख रहा हूं कि 10 साल 8-10 साल तो इससे तो कंफर्म है कि सिर्फ और सिर्फ मतलब ऐसे हुआ देके प्रॉपर्टी के रेट इतने बढ़ा दिए हैं कि आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई है। आम आदमी की प्रॉपर्टी तो रेट से बाहर हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसी चीज आएगी जो अभी तक आई भी नहीं है। सारे तो प्रॉपर्टीज के जो हैं प्राइवेट बिल्डर्स के हाथ में दे दिए। नए सेक्टर्स जो हैं वो सरकार काट नहीं रही है, सेक्टर या सरकार कुछ नहीं कर रही। सरकार वगैरह भाई प्राइवेट सेक्टर को सौंप दो, या पीपीपी मॉडल है, जो पीपीपी मॉडल तो है नहीं, जिनमें तो सिर्फ प्राइवेट बिल्डर्स को दे देते हैं। प्राइवेट बिल्डर ने तो भाई आग लगा दी इनका जो है, मतलब कि ऐसा कर रखा है कि ढंग की जगह पे आम आदमी तो है 100-150 गज का प्लाट लेना मुश्किल है उसके लिए, तो ले लिया तो बना नहीं सकता। एक सैलरी वाला जिसके पास बैकअप नहीं है वो नहीं बना सकता, उसको तो किसी मतलब के छोटे से कमरे में 1 BHK इस टाइप का मकान देखना पड़ेगा, तब उसका गुजारा चल सकता है। या वो कच्ची कॉलोनी में जाएगा जो अनऑर्गेनाइज्ड है। कच्ची कॉलोनी तो नहीं, पुरानी कॉलोनीज है जहाँ पे फैसिलिटीज कम है या बीडे रोड है, नई जगह पे वो नहीं जा सकता। तो फैसिलिटीज के नाम पे सरकार तो कम दे रही है और रेट इतने बढ़ा दिए हैं। मतलब ये सरकार की अप्रोच क्या है मैं समझ नहीं इसमें। तो मतलब इसमें चाह रहा हूँ कि जानबूझ के सिर्फ ये चाह रहे हैं कि कुछ चंद लोगों के पास तो कैसे इंडस्ट्रियलिस्ट या जो प्रॉपर्टी के जो मालिक बन गए हैं, बड़े डीलर्स या कोई भी कंपनीज लगा लो XYZ, छोटे हैं बड़े हैं, वो तो बना दिए मालिक तगड़े वाले, ले आम आदमी के पहुंच से होंगे बाहर। मतलब 10-20% ठीक है भाई, लोगों के पास वो भी है, और कुछ लोग जिनके पास हैं उनको उसके बावजूद फैसिलिटीज नहीं मिल रही हैं। तो मतलब किस डायरेक्शन में लेके जाना चाह रहे हैं ये समाज को या हमारे सोनीपत को। मैं तो सिर्फ स्पेशली सोनीपत के बारे में बात करना चाहता हूँ। हालांकि ये पैटर्न पूरे हरियाणा में है कि प्रॉपर्टी के रेट तो इतने ज्यादा बढ़ गए हैं और पब्लिक सर्विसेज में इंप्रूवमेंट नहीं है। पब्लिक सर्विसेज में इंप्रूवमेंट क्या है कि भाई मतलब कि आपकी अनइंटरप्टेड भाई बिजली की तगड़ा इंप्रूवमेंट, सीवेज का, रोड्स का, स्पेशली तो रोड्स हो गए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मैं तो इनको मानता हूँ, और भी जितनी पब्लिक सर्विस है भाई एडवांस हो गई हो तगड़े वाले, उसमें वो तो काम है नहीं। और बल्कि लोग अच्छा खासा कमा भी रहे हैं तो उनके उसके जितना कमा रहे हैं उसके हिसाब से उनको सर्विसेज नहीं मिल रही हैं, बिल्कुल भी नहीं मिल रही हैं। अगर मान लो यहाँ पे कितने हजार लोग होंगे या लाखों लोग होंगे जो IT कंपनी में काम करते होंगे और बहुत 30% की स्लैब में होंगे, कई लाखों, कई करोड़, कई हजारों करोड़ रुपए हो सकता है यहाँ टैक्स देते हो। अगर वो अपने टैक्स से यहाँ काम कराना चालू कर दे तो उससे भी मतलब इतना चेंज आ सकता है। लेकिन यहाँ पे तो बस ये चल रहा है कि भाई जनता को तो तंग रखो, अपने आप मैनेज करेगी है। तो मेरी तो सरकार से रिक्वेस्ट है कि भाई ये पब्लिक सर्विसेज को जो है सिर्फ मेट्रो और सोनीपत का जो है कम से कम इनमें प्राइवेट बिल्डर्स पे इतना भरोसा ना किया जाए कि भाई ये सब कुछ कर देंगे। हम तो प्राइवेट बिल्डर से बहुत परेशान है लोग। अगर आप सच में अब प्राइवेट बिल्डर 10% ही अच्छे निकलते हैं, उसके बाद जो है वो फैसिलिटीज नहीं देते। फैसिलिटीज क्या, वो पूरा डेवलप ही नहीं करते। हम तो भुगत भोगे, वो खैर वो अलग टॉपिक है, लेकिन ये तो होना ही चाहिए कि भैया पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इसको अब डिले ना किया जाए, इसको बिल्कुल फास्ट ट्रैक पे किया जाए। अब कितना और एक और जनरेशन का निकालोगे बताओ। धन्यवाद भाई।